A very good morning to all. So, in today's video class, we are going to discuss on a new topic called as routes of drug administration. So, you can take down as your second chapter after the introduction to pharmacology and discussion on scope for pharmacology. We are moving towards the chapter second, that is routes of drug administration. So in this chapter, what we are going to discuss is all about the different routes through which the drugs are given. मतलब कौन से अलग अलग तरीके हैं जिससे कि ड्रग्स को दिया जाता है या फिर लिया जाता है. ओके, so we had already discussed in the last chapter like what you mean by drug and health and different branches of pharmacology. So we came to know that drug is any substance which is used for either treatment, prevention, diagnosis, okay, और क्यूर ऑफ अ डिसीज़. जब भी आपको डिसीज़ आता है तो आप क्या लेंगे? ड्रग्स लेंगे. तो जो भी ड्रग्स अवेलेबल है आपको ऑलरेडी you know that we have n number of drugs and all the drugs are not in the same form. Some drugs are in solid form, some drugs are in liquid form, some drugs are in semi solid form, isn't it? कुछ ड्रग्स सॉलिड फॉर्म में है, जैसे कि टैबलेट्स, कैप्सूल, पाउडर्स, वो सॉलिड फॉर्म में है. कुछ ड्रग्स लिक्विड के फॉर्म में है, जैसे कि सिरप्स, योर सॉल्यूशंस, एलिक्सर्स, सस्पेंशंस. Some are like parenteral drugs. Then some drugs are in semi solid form like your ointments, creams, lotions. So different forms के ड्रग्स अवेलेबल हैं. तो रूट भी डिफरेंट रहेगा देने का, यानी एडमिनिस्ट्रेशन करने का भी रूट अलग अलग रहेगा. दैट इज व्हाट वी हैड गिवन हियर इन द स्लाइड. यू कैन सी दैट ड्रग्स फॉर डेली यूज आर अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म सच एज लिक्विड, like tablets and solid forms, capsules, ointments और parenteral. तो अलग अलग फॉर्म में ड्रग्स अवेलेबल हैं. Based on the physiochemical property of the drug, based on the bioavailability of the drug, we will choose the best route of drug administration. So ड्रग का कौन से रूट से देना है ये डिसाइड करने के लिए पहले हमें ड्रग का फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी या उसका स्टेबिलिटी पढ़ा जाता है, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा जाता है, उसका बायो अवेलेबिलिटी भी पढ़ा जाता है. उस पैरामीटर्स, उस डाटा के हिसाब से हम सबसे अच्छा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन चॉइस करके देते हैं. स्लोली विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली यू मीन बाय बायो अवेलेबिलिटी एंड सम इम्पोर्टेंट अदर टर्म्स. ओके, सो जो भी रूट्स है ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करने का, उन रूट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. ओके, आपको ऑलरेडी पता है कुछ ड्रग्स हम कैसे लेते हैं, बाय माउथ, इजंट इट. कुछ ड्रग्स थ्रू इंजेक्शन, कुछ ड्रग्स हम अप्लाई करते हैं ना टॉपिकली. तो सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना होगा. सिस्टमेटिकली हमें समझना होगा कि अलग अलग रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कौन से हैं. तो साइंटिफिकली लाइक we have 3 different routes of drug administration. Okay, we have 3 different routes of drug administration. We will discuss one by one and उन सब रूट्स कौन से हैं, उन क्लासिफिकेशन में फिर कौन से रूट्स आते हैं वो भी हम डिस्कशन करेंगे. सो बिफोर दैट यू नीड टू नोट डाउन 2 टर्म्स. रूट्स पढ़ने से पहले 2 टर्म मैं अभी डिक्टेट करूँगा, काइंडली आप लिख लीजिए, नोट बोल के लिख लीजिए. उसके नीचे लिखिए नंबर 1 और टर्म लिखिए बायो अवेलेबिलिटी बोल के लिखिए. नंबर 1 नोट के नीचे नंबर 1 बायो अवेलेबिलिटी, यहाँ पर आपको दिखेगा बायो अवेलेबिलिटी बोल के टर्म है. सो व्हाट यू मीन बाय बायो अवेलेबिलिटी, पहले आप लिख लीजिए. बायो अवेलेबिलिटी मीन्स व्हाट? The rate at which and the extent to which drug
in active form is available at the site of action is called as bioavailability. I will repeat once again. The rate at which and the extent to which the drug in active form is available at the site of action is called as bioavailability. इसका मतलब क्या है? मतलब कितने समय में ड्रग लेने के बाद कितने समय में और कितना अमाउंट ऑफ ड्रग अपने साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचेगा. ओके मतलब साइट ऑफ एक्शन जैसे कि समझो, फॉर एग्जांपल जस्ट समझिए कि ड्रग को स्टमक के ऊपर एक्ट करना है, तो ड्रग कहाँ पर पहुंचना ज़रूरी है? स्टमक को पहुंचना ज़रूरी है. समझिए HCl प्रोडक्शन को कम करना है तो स्टमक तक पहुंचना होगा, या HCl का प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो स्टमक तक पहुंचना होगा. तो साइट ऑफ एक्शन कौन सा हो गया? साइट ऑफ एक्शन इज स्टमक. तो कितने समय में और कितने अमाउंट, मतलब रेट एट विच बोले तो टाइम, एक्सटेंट टू विच बोले तो अमाउंट, कितने समय में कितना अमाउंट ऑफ ड्रग एक्टिव फॉर्म वाला, एक्टिव फॉर्म मतलब जो एक्शन दिखा सकता है वो फॉर्म वाला ड्रग पहुंचता है अपने साइट ऑफ एक्शन को, उसको क्या बुलाते हैं हम? बायो अवेलेबिलिटी. आई विल रिपीट वंस अगेन, काइंडली हियर इट प्रॉपरली. कितने समय में और कितना अमाउंट ऑफ ड्रग एक्टिव फॉर्म में अपने साइट ऑफ एक्शन को पहुंच रहा है, उसको हम क्या बुलाते हैं? बायो अवेलेबिलिटी. ओके नेक्स्ट सेकेंड टर्म लिख लीजिए, और एक इंपॉर्टेंट टर्म है, नंबर 2 बोल के लिख लीजिए और लिखिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, FIRST, फर्स्ट पास PASS पास मेटाबॉलिज्म, METABOLISM. मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोले तो क्या? उसके सामने लिखिए द ड्रग गिवन बाय ओरल रूट आफ्टर रीचिंग स्टमक passed through hepatic vein and reaches the liver, comma, the drug here undergo metabolism and remaining drug reaches the circulation and then to the site of action. I will repeat once again. जो भी ड्रग हम ओरली लेते हैं वो स्टमक में जाने के बाद लीवर को पहुंचेगा हेपेटिक वेन, बिकॉज स्टमक और लीवर दोनों के बीच में हेपेटिक वेन्स है. स्टमक और लीवर दोनों के बीच में क्या है? हेपेटिक वेन्स है. तो जो भी स्टमक में आएगा वो लीवर को पहुंचेगा थ्रू हेपेटिक वेन. सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग ड्रग गिवन बाय ओरल रूट. आई विल रिपीट, ये थोड़ा ध्यान से सुनिए, ओरल रूट बोल रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली, ओनली ओरल रूट, मेनली ओरल रूट. द ड्रग गिवन बाय oral route reaches the liver from stomach via hepatic vein and undergo metabolism. लीवर में ड्रग मेटाबॉलाइज हो जाता है. मेटाबॉलिज्म बोले तो आगे हम समझेंगे. और रिमेनिंग ड्रग सर्कुलेशन में जाके अपना साइट ऑफ एक्शन को पहुंचेगा. एग्जांपल दूंगा मैं. यहाँ पर क्या हो रहा है? ड्रग लॉस हो जाता है. फॉर एग्जांपल लिवोडोपा एक ऐसा ड्रग है जो हम ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म डिसीज़ के लिए यूज़ करते हैं. लिवोडोपा हम जब लेते हैं स्टमक में जाने के बाद स्टमक से लीवर को पहुंच जाएगा हेपेटिक वेन के थ्रू. हेपेटिक वेन से वो लीवर को पहुंच जाएगा. सपोज आप 100 mg लिवोडोपा लिए, समझो लीवर में 90 mg मतलब 90% ड्रग मेटाबॉलाइज हो जाएगा. ओके रिमेनिंग 10% यानी 10 mg ड्रग सर्कुलेशन में जाएगा और अपने साइट ऑफ एक्शन जाएगा, मतलब ब्रेन जहाँ पर जाके उसको एक्ट करना है. तो आप लिए 100 mg लेकिन 90 mg तो यहीं पर लाइक मेटाबॉलाइज हो गया, कन्वर्ट हो गया, वेस्ट हो गया. रिमेनिंग सिर्फ 10 mg किधर पहुंचा? अपने साइट ऑफ एक्शन को पहुंचा. सो ये जो है ना मूवमेंट स्टमक से लीवर, लीवर से सर्कुलेशन, फिर बाद में साइट ऑफ एक्शन, इसको हम क्या बुलाते हैं? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. ओके सो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज नथिंग बट द ड्रग टेकन बाय ओरल रूट reaches the liver via hepatic vein and undergo metabolism and the remaining drug will reach the
site of action. This circulation is called, या this kind of movement or metabolism is called as first pass metabolism. यहाँ पर ड्रग लॉस हो रहा है, मतलब देखिए बायो अवेलेबिलिटी कम है, लेते 100 mg बट साइट ऑफ एक्शन को पहुंच रहा है सिर्फ 10 mg, तो वही बायो अवेलेबिलिटी, द रेट एट विच, मतलब कितने समय में और कितने अमाउंट में, समय भी स्टमक से सॉरी ओरल माउथ से स्टमक जाना, स्टमक से लीवर जाना, लीवर से अपने साइट ऑफ एक्शन जाना, मतलब रूट बहुत लॉन्ग है, तो टाइम ज़्यादा लेगा एक्शन दिखाने के लिए ड्रग, और अमाउंट भी वेस्ट हो जा रहा। तो ओरल रूट से दिया गया हुआ ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी हमेशा कम रहता है। ओरल रूट या कुछ दूसरे रूट से दिया गया हुआ ड्रग्स का बायो अवेलेबिलिटी कम रहता है, उनका बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि ड्रग मेटाबोलाइज हो जा रहा है। इट इज द ड्रग इज अंडरगोइंग व्हाट, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। द ड्रग गिवन बाय ओरल रूट अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसीलिए ओरल रूट से लिया हुआ ड्रग्स का एक्शन थोड़ा देर के बाद आता है और ज़्यादा उतना जल्दी क्विक नहीं आएगा, मतलब जल्दी भी नहीं आएगा और कम भी रहेगा एक्शन, क्योंकि द ड्रग इज अंडरगोइंग मेटाबॉलिज्म इन द लीवर. So that is why we need to understand two terms, bioavailability and metabolism, before we proceed further. I hope you understood. वो नोट लिख लीजिए, वो दोनों पॉइंट्स बायोअवेलेबिलिटी और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मीनिंग पता रहना बहुत ज़रूरी है. ओके, नेक्स्ट वी कैन टेक डाउन द मेजर रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आर. अभी कौन से रूट्स हैं हम वो डिस्कशन करेंगे हम. ओके, so already I told you that there are three major types of route of administration. The first, number one, eternal route. Okay, ENTERAL, eternal route, enteral route you can pronounce. उसके नीचे A, oral, sublingual या rectal. Okay, these three come under enteral route of drug administration. Number two, parenteral route. Okay, parenteral routes. उसके नीचे intravenous, B intramuscular, C intraperitoneal, D intrathecal, E intramedullary, F intraarterial, G intraarticular, then subcutaneous and inhalation. थर्ड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा है? टॉपिकल रूट, जैसे कि ट्रांसडर्मल, कंजक्टिवल, वेजिनल, यूरेथ्रल एंड इनक्शन या रबिंग हम बुलाते हैं, रबिंग, इनक्शन. तो जो भी रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैं उनको सिस्टमेटिकली तीन कैटेगरी में रखा गया है. नंबर वन इज एटर्नल रूट, उसके अंदर ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल. सेकेंड पेरेंटरल रूट, उसके अंदर इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, intraperitoneal, intrathecal, medullary, intramedullary, intraarterial, intraarticular, subcutaneous and inhalation. Third is topical route, जैसे कि transdermal, conjunctival, vaginal, urethral and inection. So we will discuss one by one. First हम ये समझेंगे कि ये रूट का मीनिंग क्या है, उसका एग्जाम्पल्स कौन से हैं, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज. अभी सभी में क्या रहेगा, लाइक दैट वी विल डिस्कस. जैसे कि एटर्नल रूट मीन्स व्हाट, उसके अंदर फिर ओरल रूट मीन्स व्हाट, उसका एग्जांपल, एडवांटेज डिसएडवांटेज. सबलिंगुअल रूट मीन्स व्हाट, एग्जांपल, एडवांटेज डिसएडवांटेज. रेक्टल रूट मीन्स व्हाट, example, advantage, disadvantage. Like this we will proceed one by one. This chapter is very important, very interesting, and compulsory you will get questions from this chapter. Like sometime you get even 8 marks, sometime you will get 4 marks from this chapter. So first route will go enteral routes. Okay, eternal route. See here, this route of administration involve placement of drug directly into any part of the GIT, gastrointestinal tract. अगर आप ड्रग को GIT के किसी भी पार्ट में रखते हैं तो उसको हम क्या बुलाएंगे, एटर्नल रूट. ओके, GIT gastrointestinal route या gastrointestinal tract. Whenever I say GIT, it means that from mouth to anus,
माउथ से लेके एनस तक जो ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब, इसको हम क्या बुलाते हैं? एलिमेंट्री कैनाल या फिर जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो ये जो लॉन्ग ट्यूब है, किसी भी पार्ट ऑफ जीआईटी में अगर आप ड्रग को प्लेस कर रहे हैं तो वो कहलाएगा एटर्नल रूट। प्लेसिंग द ड्रग इन एनी पार्ट ऑफ द जीआईटी इज कॉल्ड एज एटर्नल रूट। उसमें नंबर 1 ओरल एडमिनिस्ट्रेशन या ओरल रूट आप बोल सकते हैं। सो हियर यू कैन सी द ड्रग इज स्वॉलन थ्रू द माउथ, मतलब ओरल रूट। हम मुंह से क्या लेते हैं? मुंह में ड्रग को सॉलो करना, निगलना, उसे हम क्या बुलाते हैं? ओरल एडमिनिस्ट्रेशन या ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग इज डायरेक्टली स्वॉलन थ्रू द माउथ, ड्रग को डायरेक्टली हम मुंह से निगल जाना, उसे हम क्या बुलाते हैं? ओरल रूट एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको पता है, टैबलेट्स, कैप्सूल, पाउडर्स, है ना, सिरप्स, लिक्विड डोसेज फॉर्म बोल के लिखे, सिरप्स, एलेक्सर, सस्पेंशंस, दीज ऑल यू टेक बाय ओरल रूट, थ्रू द माउथ यू विल swallow द थिंग्स। उसका एडवांटेज क्या है? इस रूट का एडवांटेज क्या है? सी यू थिंक scientifically and you apply some knowledge, it's nothing to worry। दो टर्म्स याद रखना ज़रूरी है, बायोबिलिटी, मेटाबॉलिज्म, ओके। एंड इनका जो डेफिनेशन एग्जाम्पल थोड़ा याद रखना ज़रूरी है, बाद में आप लिख सकते हैं इजीली। एडवांटेज क्या है इसका? इट इज़ सेफ, कन्वीनियंट, पेनलेस प्रोसीजर, ओके। ये सेफ है, कोई पेन नहीं है, आराम से ले सकते हैं, ओके। कन्वीनियंट भी है, किसी का हेल्प लेना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट, इट इज़ इकोनॉमिकल एंड एज स्टेरिलाइजेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ये आप ऑब्जर्व करो, पैरासीटामोल फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इंजेक्शन आप ले लो, वो थोड़ा कॉस्टली रहता है। पैरासीटामोल का टैबलेट ले लो, जो आप मुंह से लेंगे थोड़ा कम रहता, कम कॉस्टली रहता, मतलब चीप रहता। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? इकोनॉमिकल। दिस रूट इज़ इकोनॉमिकल, मतलब सस्ता है। ये रूट से जो ड्रग लेते हैं वो सभी ड्रग्स थोड़े चीपर अवेलेबल है, ओके। मैं जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैंने जस्ट मेंशन किया है 2 एडवांटेज। बहुत सारे एडवांटेज आप लिख सकते हैं, जैसे कि सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल, है ना, किसी का हेल्प लेना ज़रूरी नहीं है, वो भी एडवांटेज है ना, इजंट इट? सो यू कैन राइट सो मेनी एडवांटेज यहाँ पर। इसके अलावा लार्ज डोज कैन बी टेकन, सो यू कैन ऐड सो मेनी अदर एडवांटेजेस टू दिस। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है? नंबर 1 स्लोअर ऑनसेट ऑफ एक्शन बिकॉज स्लोअर अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। मतलब जो आप लेते हैं ओरल रूट से, ड्रग पहले क्या करना पड़ेगा? ऑब्जर्व होना पड़ेगा, सर्कुलेशन में जाने के लिए ऑब्जर्व होना पड़ेगा। ड्रग को ऑब्जर्व होने से पहले फर्स्ट, फॉर एग्जांपल आप समझो टैबलेट ले रहे हैं या कैप्सूल ले रहे हैं, लेने के बाद टैबलेट जो सॉलिड फॉर्म है वो क्या होगा? उसके कंटेंट सभी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, फिर डिसोल्यूशन होगा, मतलब सोल्यूशन बनेगा। स्टमक में गया समझो टैबलेट, पहले क्या होगा? कंपाउंड उसके सेपरेट हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं उसको। इंटीग्रेशन बोले तो जमा होना, डिसइंटीग्रेशन अलग होना। तो फर्स्ट कौन से भी आप मुंह से टैबलेट्स ले रहे, सॉरी टैबलेट्स कैप्सूल ले रहे, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो तब बोल रहा हूँ मैं, तो सब फर्स्ट क्या करना पड़ेगा? डिसइंटीग्रेट होना पड़ेगा, देन डिसोल्यूशन, मतलब जो लिक्विड है स्टमक में वहाँ पर सोल्यूशन बन, उसमें वो घुल जाएगा और सोल्यूशन बनेगा। सोल्यूशन बनने के बाद ईजिली सेल्स उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, हेपेटिक वेन में जाएगा, फिर वेन से लीवर या सर्कुलेशन में, लाइक दैट आफ्टरवर्ड। सो ऑब्जॉर्प्शन बुलाते हैं हम उसको, ऑब्जॉर्प्शन। सर्कुलेशन में चले जाने को क्या बुलाते हैं? ऑब्जॉर्प्शन। यहाँ पर प्रोसेस स्लो है, जल्दी ऑब्जर्व नहीं होता, क्योंकि ड्रग पहले क्या होना पड़ेगा? डिसइंटीग्रेट होना पड़ेगा, फिर डिसोल्यूशन फॉर्म बनना पड़ेगा, तब जाके ऑब्जर्व होगा। तो ऑब्जर्व लेट होगा तो एक्शन भी स्लो होगा। इसलिए क्या है? ये स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, जल्दी एक्शन नहीं आता। आप देखो टैबलेट इंजेक्शन के पैरासीटामोल ले रहे, विद इन हाफ एन आवर विल गेट रिलीफ फ्रॉम पेन और फीवर। बट अब टैबलेट आप ले रहे 1 घंटे के बाद आपको क्या होगा? उसका असर दिखेगा, क्योंकि ड्रग का ऑब्जॉर्प्शन स्लो है, ओके। ये हो गया डिसएडवांटेज। दूसरा, ड्रग्स बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव जूस कैनॉट बी गिवन बाय दिस रूट। मतलब कुछ ड्रग्स गैस्ट्रिक जूस जो अवेलेबल है स्टमक के अंदर, क्या अवेलेबल है? गैस्ट्रिक जूस अवेलेबल है ना, HCl प्लस एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, उसको हम गैस्ट्रिक जूस बुलाते हैं। कुछ ड्रग्स उस गैस्ट्रिक जूस में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं,
तो उन ड्रग्स को ये रूट से नहीं दे सकते, मतलब सभी ड्रग्स को ये रूट से नहीं दिया जा सकता है, ये इसका डिसएडवांटेज है. देन ड्रग्स अंडरगोइंग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, दैट इज व्हाट वी डिस्कस्ड. आप जो भी ड्रग ओरल रूट से देंगे दे विल अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड बायोअवेलेबिलिटी विल बी लो. वही हम दिए यहाँ पर, ड्रग्स अंडरगोइंग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आर नॉट प्रिफर्ड टू बी गिवन बाय दिस रूट हैज़ देयर बायोअवेलेबिलिटी डिक्रीजेस. तो जो ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में चले जाएंगे उन ड्रग्स को ये रूट से देना सूटेबल नहीं रहेगा, क्योंकि ड्रग वेस्ट हो जाएगा और आपको जल्दी एक्शन भी नहीं मिलेगा. यानी बायोअवेलेबिलिटी, इसका मतलब बायोअवेलेबिलिटी सिंगल टर्म बायोअवेलेबिलिटी, देर से टाइम एक्शन दिखा रहा है और एक्शन कम दिखा रहा है, इसका मतलब बायोअवेलेबिलिटी कम है. जल्दी एक्शन दिखा रहा है और ज़्यादा एक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा है. तो जो ड्रग्स के बायोअवेलेबिलिटी कम रहेगा उनको ये रूट से देना सूटेबल नहीं रहेगा. ओके, तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज है. इसके अलावा दूसरे भी डिसएडवांटेज आप लिख सकते हैं, जैसे कि इट इज़ नॉट सूटेबल टू टेक फॉर द पेशेंट हु इज़ अनकॉन्शियस, मतलब वो जो बेहोश हो जाए उनको नहीं ले सकते, या चिल्ड्रंस आर हैविंग डिफिकल्टी इन टेकिंग द टैबलेट्स. ओके, सो दैट कैन राइट डाउन. या फिर दूसरे नंबर जैसे कि ड्रग्स विच आर नॉट पैलेटेबल, मतलब जो टेस्ट प्रॉपर नहीं है या फिर उनका दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेक फॉर द पेशेंट. देन sublingual route, we'll discuss regarding second route of drug administration under internal route, that is sublingual या बक्कल एडमिनिस्ट्रेशन इसको बुलाते हैं हम. यहाँ पर हम क्या करते हैं, द ड्रग इज प्लेस्ड बीनीथ द टंग और क्रश्ड इन माउथ एंड स्प्रेड ओवर बक्कल म्यूकोसा. मतलब जनरली बोलना बोले तो यहाँ पर हम ड्रग को क्या कर रहे हैं, हमारे टंग के नीचे रख रहे हैं, तो उसे हम क्या बुलाते हैं, टंग के नीचे ड्रग को प्लेस कर देना, उसे हम बुलाएंगे सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन. जैसे कि आइसोसॉर्बिड डाइनाइट्रेट, एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट जो हम एंजाइना पेक्टोरिस के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं. या फिर दूसरे एग्जाम्पल जैसे कि आइसोप्रिनालिन टैबलेट फॉर अस्थमा, निफिडिपिन फॉर हाइपरटेंशन. कुछ ड्रग्स के एग्जाम्पल मैंने दिया है यहाँ पर, तो उस रूट का मीनिंग पता चला, एग्जाम्पल पता चला. अभी उसका एडवांटेज डिस्कशन करेंगे. तो एडवांटेज क्या है, यहाँ पर जो भी आप बक्कल कैविटी में या बीनीथ द टंग जो रखते हैं वहाँ पर ड्रग जल्दी से जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है. म्यूकस मेम्ब्रेन ज़्यादा है तो ड्रग क्विकली ऑब्जर्व डायरेक्टली रीचेस द सर्कुलेशन. मतलब स्टमक में नहीं जा रहा ड्रग, सर्कुलेशन में डायरेक्टली पहुँच रहा. इसका मतलब दो पॉइंट्स ईजिली समझ में आ जाते हैं यहाँ पर. एक तो क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, क्योंकि सर्कुलेशन में गया तो स्प्रेड हो जाएगा, जल्दी साइट ऑफ एक्शन पहुँचेगा. तो नंबर 1 एडवांटेज में क्या लिख रहे हैं हम, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, जल्दी एक्शन दिखेगा क्योंकि जल्दी ऑब्जर्प्शन होता है. बक्कल कैविटी के नीचे म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत सारे हैं तो ऑब्जर्प्शन फास्ट होता है. क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन बिकॉज रैपिड ऑब्जॉर्प्शन. दूसरा पॉइंट क्या लिखे हम, द ड्रग आफ्टर ऑब्जॉर्प्शन रीच सर्कुलेशन एंड बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. मतलब ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर रहा है, लीवर को नहीं पहुंच रहा, स्टमक को ही नहीं गया, ये बक्कल कैविटी में क्या डायरेक्ट सर्कुलेशन में गया, तो स्टमक को नहीं गया ना ही लीवर को गया. इट इज़ बाईपासिंग द लीवर, मतलब बाईपासिंग द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. सो द ड्रग गिवन बाय सबलिंगुअल रूट बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. इसका मतलब बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, यानी एक्शन फास्ट आएगा, जल्दी ज़्यादा रहेगा, हेंस बायोअवेलेबिलिटी इज हाई. ओके, इसके अलावा आप दूसरे भी लिख सकते हैं, जैसे कि दिस इज गिवन फॉर इमरजेंसी कंडीशन. ओके, जैसे कि आप यहाँ पर आप देख रहे हैं नाइट्रोग्लिसरीन, वो जो पेशेंट जब एंजाइना पेक्टोरिस का पेशेंट एडमिट करता है हॉस्पिटल को, उसे इमीडिएटली नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल रूट से दिया जाता है. क्विकली वो ऑब्जर्व होके इट विल गो एंड सप्रेस द एंजाइना पेक्टोरिस सिम्टम्स and help the patient to recover. We will understand this when we discuss the topic angina pectoris under drug acting on CVS. डिसएडवांटेज क्या है इस रूट्स का, अनप्लीजेंट इरिटेंट ड्रग्स कैनॉट बी गिवन. मतलब जो ड्रग्स प्लीजेंट नहीं है, मतलब उनका टेस्ट या स्मेल अच्छा नहीं है, उसको हम नीचे नहीं रख सकते, है ना, देर तक रखना पड़ेगा तो पेशेंट को कंफर्ट नहीं रहेगा. या फिर इरिटेंट, जो ड्रग इरिटेट कर रहे हैं वो ड्रग्स को हम नहीं रख सकते, तो ड्रग को सूटेबल रहे तो जो रख सकते हैं, ये उसका डिसएडवांटेज है. सभी ड्रग्स को ये रूट से नहीं दिया जा सकता है. दूसरा, ड्रग विथ हायर मॉलिक्यूलर वेट कैनॉट बी गिवन बाय सबलिंगुअल रूट हैज़ दे आर नॉट वेल ऑब्जर्व्ड. जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है
वो ऑब्जर्व नहीं होंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू ऑब्जर्व नहीं होंगे, इसलिए ये ड्रग्स, जो ड्रग्स का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा रहता है वो ड्रग्स को ये रूट से नहीं दिया जा सकता। जैसे कि इंसुलिन हम चाहे तो सबलिंगुअल रूट से दे सकते थे, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम अब वो रूट से नहीं दे सकते हैं। तो ये इसको डिसएडवांटेज हो गया है। Then we will go for rectal administration. Rectal administration is also coming under eternal route. See, you just oral क्या कर रहे हैं, माउथ में रख रहे हैं, तो जीआईटी का पार्ट है ना माउथ, इसलिए एटर्नल रूट के नीचे आया। सबलिंगुअल टंग के नीचे आया, टंग इज आल्सो पार्ट ऑफ जीआईटी, तो इसलिए वो एटर्नल रूट के नीचे आया। नाउ रेक्टल रूट, रेक्टल मीन्स रेक्टम, माउथ से लेकर एनस तक क्या है, जीआईटी है, तो रेक्टम एनस से पहले आने वाला पार्ट है। If you are placing the drug directly into the rectum, that is called as rectal administration. So it is also coming under eternal route. So here we can see rectal administration में क्या देख रहे हैं हम, drugs in the form of suppositories, enema और ointment, या फिर suppositories are administered into the rectum. Here the drug कौन से रूप में, suppositories के रूप में. Suppositories are one of the dosage form where the drugs are prepared either in pencil shaped or rod shaped. Drugs are prepared surrounded by a suitable coat in which the active drug is present. So एनिमा, इसके अलावा ऑइंटमेंट्स क्या है, डायरेक्टली हम रेक्टम के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो उसे हम क्या बुलाएंगे, रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन. Example you can see glycerin, Dulcolax suppository. Dulcolax suppository is it is having active constituent bisacodyl, which is helping to bring what you call motion. Okay, जिसको constipation है, यानी motion नहीं हो रहा है, तो ये suppositories rectum में रखा जाता है जिससे कि motion easily हो जाए. That is what we call laxative purgative. The topic will come under interacting on digestive system. Then paraldehyde enema for local effect, aminophylline as a bronchodilator, indomethacin as anti-inflammatory suppositories. So these are the examples which are given by rectal this drug. These are some of the drugs examples which are given by rectal administration. So I had given so many, you can note down few, or you can add other drugs as well. इसका एडवांटेज क्या है, सूटेबल फॉर पेशेंट विथ नोजिया एंड वॉमिटिंग. जो पेशेंट को वॉमिटिंग आ रहा है, नोजिया हो रहा है, उसको ओरल रूट से या सबलिंगुअल रूट से नहीं दिया जा सकता, तो उनके लिए ये रूट सूटेबल रहेगा. यूजुअली फॉर सेकंड पॉइंट, यूजफुल फॉर गैस्ट्रिक इरिटेंट ड्रग्स. जो ड्रग्स गैस्ट्रिक इरिटेशन करते हैं, स्टमक में जाने के बाद इरिटेट कर रहे हैं स्टमक को, तो वो ड्रग्स को भी हम सपोजिटरी से एनेमा के रूप में बना के हम दे सकते हैं, अगर उसका फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी या स्टेबिलिटी सूटेबल कर रहा है तो. Then major portion of the drug bypass first pass metabolism, biorate is high. तो यहाँ ये रूट से हम जो भी ड्रग देते हैं, इसमें भी क्या होता है, मैक्सिमम ड्रग बाईपास कर देता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को, थोड़ा सा ड्रग लीवर को पहुंच जाएगा. मतलब यहाँ पर बायोबिलिटी थोड़ा बेटर है. ओरल रूट को कंपेयर करें तो रेक्टल रूट का बायोबिलिटी अच्छा है, उससे भी अच्छा तो सबलिंगुअल रूट का है. सो द मेजर पोर्शन ऑफ द ड्रग बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड बायोबिलिटी इज हाई. इसका डिसएडवांटेज क्या है, चांस ऑफ रेक्टल इन्फ्लामेशन इज मोर. बार बार ये रूट यूज़ नहीं कर सकते, करे तो क्या है, इन्फ्लामेशन होने का चांसेस ज़्यादा है. सो ये रूट लॉन्ग टर्म यूज़ करने के लिए सुटेबल नहीं है. सेकंड पॉइंट, इनकन्वीनियंस एंड एम्बेरेसिंग फॉर द पेशेंट. पेशेंट के लिए ये कन्वीनियंट नहीं है. कुछ लोगों को शाय फील होता है, शर्माते हैं, ये रूट से ड्रग को लेना कन्वीनियंट नहीं रहेगा पेशेंट के लिए. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द eternal route of drug administration. Under this we discussed oral administration, sublingual administration, rectal administration. So all you should remember is that what you mean by eternal route, what you mean by oral administration, then sublingual route administration, rectal administration, उसका मीनिंग क्या है, उसके एग्जाम्पल्स, फिर उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज. ओके, सो ये चैप्टर का 3 वीडियो आपको मिलेगा. रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में 3 वीडियो मिलेगा. ये वाला फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर के नीचे. नेक्स्ट 2 वीडियो विल कंप्लीट दिस चैप्टर सो कॉल्ड एज रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. काइंडली बिकम थोरो, बट बिफोर गोइंग टूवर्ड्स रीडिंग द मेजर रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, you should first understand properly what you mean by
two terms, that is one is bioavailability, one and second term is what you mean by first pass metabolism. So in the next video we'll discuss regarding the parenteral routes, and in the third video we'll go for topical route. Thank you.